खोजबीन की शुरुआत कर लेते हैं और हिमांशु सर पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। मार्केट में पहला थीम जो हमने चुना है वो है ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, और वो स्टॉक जहां पर डिविडेंड अच्छा है, इसको आप ले लें, रख लें, ग्रोथ भी होगी, डिविडेंड भी मिलेगा, आप इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई नाम? डेफिनेटली उसमें मेरा नाम पहला इन्फोसिस का है, और क्योंकि हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर जो है वो जिस तरह का कैश जनरेशन, कैश फ्लो जनरेशन लगातार ईयर आफ्टर ईयर कर रहा है, उसका काफी सारा जो कंपोनेंट है वो आइदर बायबैक या डिविडेंड के तौर पर वापस इन्वेस्टर्स को लौटा देते हैं। तो इसमें दोनों चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा रहा है पिछले 3 क्वार्टर में, और जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, एक्सेंचर का भी कल कॉल हुआ था, काफी अपग्रेड्स वगैरह उन्होंने आउटसोर्सिंग पे किए हैं, क्लाउड साइड पे ओवरऑल टेक स्पेंड पे काफी अच्छे इंडिकेशंस है, और कैश फ्लो है कंपनी के पास। दूसरा आपने देखा होगा बजाज ऑटो ने अपना डिविडेंड पॉलिसी चेंज किया है नाउ। वो ये बता रहे हैं कि एक कैश फ्लो के ऊपर निर्धारित होगी डिविडेंड जो पे आउट करेंगे, तो 90% तक का उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो एक बजाज ऑटो ने एक जो बात की है वो काफी बड़ी कंपनीज जो है वो उसको फॉलो कर सकती है। तो इन्फोसिस और जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो भी इस तरह की पॉलिसी फॉलो करेंगे तो डिविडेंड यील्ड उनका और भी बढ़ सकता है। तो ये एक हमारा जो स्टॉक है इन दैट कैटेगरी, जिसके अंदर हम लगभग 1600 रुपए के टारगेट के साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो इन्फोसिस पहला नाम है जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, और वैसे भी वेल्थ क्रिएटर के तौर पे आप इसे देखिए, एक लंबे अंतराल में इसने बहुत बड़ी पूंजी बना के दी है निवेशकों के लिए। अच्छा दीवान साहब, आपने क्या चुना ऐसा जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो और बेहतर डिविडेंड जहां पे मिलता रहो? सुमित, मेरी चॉइस है एक शेयर जो काफी बदनाम है मार्केट में, बट वैल्यू इसलिए दिख रही है कि अभी तक चला नहीं है, और उस लिहाज से अगर आप देखें, आईटीसी का जिक्र कर रहा हूं मैं। आज मार्केट कई अलग दिशा में है और ये इसने अपनी एक अलग चाल पकड़ी है, और उसका कारण ये है कि डिविडेंड, जहां तक डिविडेंड का सवाल है, ये इतना कैश जनरेट करता है, और जो आपके बड़े दिग्गज एफएमसीजी प्लेयर्स हो गए, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, इन सबको मिला के जो कैश जनरेट होता है वो सालाना बेसिस पे आईटीसी भी जनरेट कर पाता है। तो इनको क्या है कि डिविडेंड देने की एक कंपल्शन इसलिए है कि ये एक्विजिशंस करते हैं, उसी में नए थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं, लेकिन इनका जो सिगरेट का कारोबार है वो काफी बेखूबी पैसा जनरेट करता है, कैश जनरेट करता है, और वो डिविडेंड के तौर पे आप देखिए तो बहुत बढ़िया रेट्स पे अभी भी मिलता आया है, आगे चल के भी मिलेगा, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं। और कहीं ना कहीं कोई इसमें कुछ इवेंट आया डीमर्जर को लेके तो एक अलग उसमें चाल चल जाएगी, बट मुझे लगता है आईटीसी को आप डिविडेंड और ग्रोथ के तौर पे अगर लेना चाहें तो इस लेवल पे भी बिल्कुल बुरा नहीं है। 272 का मैंने टारगेट रखा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ 20% अपसाइड फ्रॉम हियर। तो ये बहुत सारे लोगों के पास है, उनके पोर्टफोलियो में है, और दीवान साहब की बात सुनकर उनको उम्मीद है एक बड़ा कन्विक्शन जरूर आया होगा आईटीसी को लेकर। तो एक अच्छी स्टॉक, एक अच्छे समय के लिए डिविडेंड पेइंग ग्रोथ की, ये 2 स्टॉक आपके सामने रखे गए, इन्फोसिस और आईटीसी। चलिए दूसरी कैटेगरी पर आते हैं जो कि हायर लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत वैल्यू है। तो हिमांशु सर, क्या चुना आपने? बहुत अच्छी करेक्शन जिसमें देखी गई हो और हाँ वैल्यू है उसके अंदर। मैंने एसबीआई चुना है, और ये स्टॉक एक्चुअली 200 का 400 हो गया था, 400 वाला आई थिंक 360 के आसपास है। इसमें हमें पसंद इसके लिए है क्योंकि इतना बड़ा रनअप होने के बाद भी अगर आप जो पैरामीटर्स है उनको देखें, लोन ग्रोथ देख लो, आप कलेक्शन एफिशिएंसी देख लो, डिपॉजिट की ग्रोथ देख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी जो सब्सिडरीज है उसकी जो अनलॉकिंग की जो वैल्यू ये कंपनी में जो कंट्रीब्यूट हो रही है वो लगातार बढ़ के आ रही है। तो ऐसे माहौल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अगले 2 साल की अर्निंग की आउटलुक है वो काफी इंप्रेसिव है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो भी काफी था, और अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होगा तो काफी सारे राइट बैक्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो हम समझते हैं कि कोर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 475 का है। 475। एसबीआई एक ऐसा नाम है जो हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, और आपको इन स्तरों पर या थोड़ा सा भी नीचे मिले तो आप इस पे दांव लगा सकते हैं। अच्छा दीवान सर, आपने कोई ऐसा थीम आइडेंटिफाई किया जो आपको लग रहा हो कि हायर लेवल से अच्छा करेक्शन आ चुका है और अब यहां पे मौके बन रहे हैं?
बिल्कुल। देखिए, फार्मा क्षेत्र में जो पिछले साल रौनक देखी सुमित हमने, वो इस साल एकदम से गायब हो गई, मतलब ओझल हो गई। आपने देखा फार्मा में हार्डली कोई चीजें चल रही हैं। तो शानदार कमाई के लिए अगर कोई ढूंढना हो तो ऐसा स्टॉक मैंने सोचा ढूंढूं फार्मा में से जो अपनी ऊंचाइयों पे था, कुछ खास खराबी बिजनेस में नहीं है, फिर भी भाव में खराबी आपको महसूस हुई, और ये है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा किस लिए मुझे पसंद आया कि जो पिछले क्वार्टर की जो नंबर्स जब आया, अर्निंग्स जब पेश हुई, उससे पहले वो 3000 के ऊपर तक भी जा चुका था। और अभी जो रिजल्ट्स आया उसमें मायूसी लोगों को एक ही चीज में लगी, वो है कि यूएस मार्केट में कोई ग्रोथ आया नहीं, दमदार ग्रोथ नहीं आया, जबकि जो डोमेस्टिक हिंदुस्तान का मार्केट है, भारत का मार्केट है, उसमें अच्छा खासा इसने अपनी वो बढ़ाई है, साख बढ़ाई है। और आगे चल के मुझे लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ ये लोग ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे। बहुत ही उम्दा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी है, मैनेजमेंट पेडिग्री आप देखिए। मुझे नहीं लगता कि इसको इतना पिटाई इसकी जरूरी थी होनी रिजल्ट्स को देखते हुए। वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा और आगे चल के आपको उसमें जो है वो तब्दील हो जाएगा मुनाफे में। सो आज जो 2700 के आसपास ये जो घूम रहा है, यहां से ये हो सकता है आपको 3333 तक की वो ये एक स्तर जो है मैजिकल नंबर दिख जाए, और वहां उसको अगर आप देखेंगे तो रफली वहां भी 20-25% का इजाफा जो है मिलता हुआ आपको दिखेगा। सही बात है। 2300 के लेवल से इसने चलना शुरू किया, 2700 गया, फिर नीचे आया और वापस तेजी पकड़ी जब नंबर्स आए थे। रोबस्ट नंबर कंपनी ने दिए थे और एक ही दिन में शेयर 10-12% तक का उछाल दिखा गया था। तो 3333, ये दीवान साहब के जो स्पेशलाइजेशन है कि वो हमेशा नंबर ऐसे ही देंगे जो आपको याद रहे। तो इस 4 ट्रीज को आप ध्यान रखिएगा और टोरेंट फार्मा को आप ध्यान रखिएगा। फार्मास्यूटिकल में एक बड़ी बेट हो सकती है। अच्छा, तो ये 2 थीम जो हमने डिस्कस की, इसमें इस थीम में से आप वो स्टॉक को चुन पा रहे हैं जो कि ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हुआ और एक अच्छी वैल्यू देखने को मिली है। अच्छा, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक जो बिल्कुल ही बाजार की नजर में ही नहीं है और एक बड़ा पोटेंशियल रखती है, मल्टीबैगर बन सकता है, तो हेमंत सर क्या ढूंढा आपने इसमें? सुमित, मैंने एक कंपनी ढूंढी है जिसका नाम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, GSPL। और ये जो गुजरात गैस जो कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी है, और वो हमें पसंद इसके लिए है क्योंकि जो गैस का जो थीम है वो एक बहुत बड़े तौर पे उभर के आ रहा है। गवर्नमेंट भी उसको एनकरेज कर रहा है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए काफी जगह से उसको अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कंपनी में अंडरवैल्यूड इसके लिए है क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है गुजरात गैस की, तो उसका जो 54% का मार्केट वैल्यू जो है उसको आप इसमें एडजस्ट कर ले तो ये कंपनी की ही जो वैल्यू है वो 275 बनती है, 25% डिस्काउंट करके होल्डिंग कंपनी का। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास इतना बड़ा स्टेक है गुजरात गैस का। दूसरा है कि लोगों के मन में कंसर्न था कि ये कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, तो आगे चल के किस तरह से ये लोग उसको मैनेज करेंगे। पर पिछले 2 क्वार्टर के अंदर डेट में काफी हमने गिरावट देखी है और मैनेजमेंट ने भी एक आश्वासन दिया है कि अगले 1-2 साल में ये डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। तो गैस की थीम है, अंडर वैल्यूड है और इस तरह का जो ओवरऑल कारोबार कर रही है उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इसमें री-रेटिंग का स्कोप है और हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 400 रुपए का है। 100 रुपए GSPL में आप देख सकते हैं और कई सारे तर्क आपको बताए हिमांक सर ने, जिसके आधार पे आप इसे देखिए। और एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं है, लेकिन शायद ये इस पे नजर पड़े तो ये इस तरह के लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा दीवान साहब, आपके पास तो इसकी इस तरह के स्टॉक्स की एक बड़ी श्रृंखला है। आपने ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए हैं जो उस समय तो किसी की नजर में नहीं होते, लेकिन जब आते हैं तो वो मल्टीबैगर बन चुके होते हैं। आज आपके खजाने में से क्या निकला? नहीं सुमित, ऐसा है कि इतने शो आप लोग करवाते हो कि वो धीरे धीरे सारे वो जो खजाना है वो भी खुल के बाहर आ ही जाता है। तो मैंने ये जो आपके मार्केट पिछले साल का जो मार्केट की जो दुविधा थी उसमें कहाँ कमाई की कहानी बनती हुई समझ आई, तो है सबसे पिटा हुआ क्षेत्र हॉस्पिटैलिटी का है, टूरिज्म का है, ट्रैवल का है। अब आपने देखा कि जिस हिसाब से बाहर से जो लोग आते थे वो बंद हो गए, हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले लोग बंद हो गए। लेकिन जैसे ही ये चीजें जो पैंडेमिक के जो मुश्किलें हैं ये काबू में आएंगी, सुमित आप सोचिए छुट्टी पे जाने का कितना अंदर से वो हो रहा है कि मौका लगते ही, हाथ लगते ही हम लोग शुरू हो जाएंगे। और इंटरनेशनल टूरिज्म जो हिंदुस्तान में आने के लिए जो लोग आतुर हैं उनका भी अभी तक वो बोलबाला शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो होगा। उसको देखते हुए मैंने एक कंपनी चुनी जो इस क्षेत्र की लीडर है, उसका नाम है थॉमस कुक।
बहुत ही उम्दा बैलेंस शीट है। इन्होंने पिछले साल इतनी जो मार्केट का जो ये मार्केट सागा आप जिसको कह रहे हैं, जो दुविधा वाला जो एक चरण गया, उसमें इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया बिना कोई कमाई के। कैश है बुक्स पे कंपनी के 2000 करोड़ के करीब के मार्केट कैप है, और इन्होंने हाल में ही एक एडिशनल फंड रेज के अब ये ऐलान किया कि भाई इस टफ फेज को गुजरने के लिए हमको ये काम आएगा। तो मुझे लगता है जब रिवाइवल होगा, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है, नेटवर्क है, अपील है, जिस टाइप के इनके पास प्रोडक्ट्स और स्कीम्स हैं, 40% तो यहां से जैसे डिस्कवर होगा तो होगा। एज अ ब्रांड बहुत पॉपुलर है, बट एज अ स्टॉक पॉपुलर नहीं है। तो वो जो है डिफरेंस आपको जो मिल रहा है वो आज इसीलिए सस्ते में 2000 करोड़ की मार्केट कैप पे मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बढ़ते हुए 2800-3000 करोड़ भी हो सकती है मार्केट कैप, विच मीन्स इट कुड ट्रांसलेट टू अबाउट 75-77 रुपीज ऑफ स्टॉक प्राइस। तो थॉमस कुक एक नाम है जो अभी किसी की नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसी सिचुएशन सुधरेंगी, हालात सुधरेंगे और स्थितियां वापस सामान्य होंगी, ये स्टॉक भी अपनी स्थिति बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप इस पर भी नजर रख सकते हैं। 3 थीम और 6 स्टॉक पे हम बातचीत कर चुके हैं दोनों ही जानकारों से, लेकिन एक और बड़ी और स्पेशल थीम है, यानी कि वो जो मार्केट लीडर बन के बैठा है और मार्केट लीडरशिप उसकी आगे भी कंटिन्यू करेगी। उस पर रिलेटेड स्टॉक कौन सा है? एक ब्रेक के लिए लौटते हैं, ब्रेक के लिए जाते हैं और ब्रेक के बाद लौट के उससे बातचीत करते हैं अपने दोनों जानकारों से। मार्केट सागा हमने जोड़ने की कोशिश की है। मुंबई सागा फिल्म जो आ रही है उसको अपने बाजार से और आपके लिए कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं और बाजार की फॉल में भी आपको अच्छे अंडर वैल्यूड शेयर्स मिल रहे हैं। अब तक हमने बातचीत की उन स्टॉक्स की जहां पर बेहतर डिविडेंड है, उन स्टॉक्स की जहां बेहतर ग्रोथ है, और उन स्टॉक्स की जो कि अंडर वैल्यूड है, अभी भी उन पर दांव लग सकता है। और अब हम बात करेंगे उन स्टॉक की जो कि लीडर हैं अपनी मार्केट में, और लीडरशिप को शायद बाजार आगे चल के सलाम करेगा भी। तो हिमांग सर, अब लीडरशिप से या एक कंपनी को बताइए जिसकी मार्केट में एक स्ट्रांग लीडरशिप हो, और वो शायद लीडरशिप आज भले बाजार नहीं पहचाने लेकिन आगे चल के उसमें जरूर तेजी आएगी या जरूर अच्छा मूव मिलेगा। देखिए सुमित, ये जो थीम है उसमें मेरे माइंड में जो स्टॉक है वो भारती है, और टेलीकॉम में हालांकि 2 ही बड़े लार्ज प्लेयर्स है। वोडाफोन इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर, और भारती ने लगातार पिछले 1 साल में मार्केट शेयर काफी अच्छा अचीव किया है। इवन 4G का आप देखें लेटेस्ट आंकड़ा लगभग 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐड किए हुए हैं। और ये स्टॉक इतनी ज्यादा पोटेंशियल और प्रॉमिस होने के बावजूद कभी कभार बीच में अंडर परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि आरपू या जो प्राइस इंक्रीज है वो थोड़े से डिले हो गए हैं। पर एक चीज जो ध्यान में रखना जरूरी है वो ये है कि प्राइस हाइक ना होने के बावजूद भारती इतना दमखम रखता है कि जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 to 18% का ग्रोथ दिखाएगा FY21 में। तो जब प्राइस हाइक इवेंचुअली 6 महीने 12 महीने में, हमें पता नहीं कब होगा, तो जब होगा तो उसका जो अर्निंग ग्रोथ है वो और भी बेहतर हो सकता है। और कंपनी काफी स्टेप्स ले रही है, जैसे अफ्रीका में काफी नए इन्वेस्टर्स को उन्होंने अपना जो स्टेक है वो दिया हुआ है। यहाँ पे भी काफी उनके एफर्ट्स रहते हैं टू मैनेज देयर बैलेंस शीट एंड डेट लेवल्स वेरी वेल। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 साल में बहुत लगातार फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा और टॉप कंपनी है। तो इसमें एक कोर इन्वेस्टमेंट के अंदर रखने के लिए एक बहुत बेहतर स्टॉक है फॉर 1 or 2 ईयर काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम। तो मार्केट लीडर है और लीडरशिप को बाजार अभी भले तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले समय में यहां पर ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। भारती एयरटेल 720 का टारगेट हिमांग सर को दिख रहा है कि आप आने वाले समय में इसमें देख सकते हैं। अच्छा दीवान सर, आपकी तरफ से तो जाहिर सी बात है एक यूनिक आइडिया ही होगा, कोई नया नाम? सुमित, मार्केट लीडरशिप वाली कंपनीज ढूंढ रहा था मैं, और उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा। मैंने कहा कुछ चटपटा सा नाम दे। तो जो कंपनी मुझे समझ आई और बखूबी मार्केट लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है, ये कंपनी का नाम है राज रतन ग्लोबल। अब बनाती क्या है कंपनी? जो बीडिंग होती है, जो टायर्स में जो आपकी रबर और मेटल को जो क्लैडिंग करते हैं जिससे ताकत रहती है टायर्स की, और ये एक बहुत ही अहम पार्ट है टायर्स का कि इसके बिना मैन्युफैक्चर हो नहीं पाता। और जब आपका प्रोग्राम चल रहा था तो आपने देखा होगा टिकर पे अपोलो ने ऐलान कर दिया कि मार्च अंत तक हम लोग 4% टायर की कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो चीजों जो रबर है या लोहा है, जो ये स्टील जो इसमें जाता है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन इस कंपनी के मार्जिन पे कोई असर पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये 50% से ज्यादा मार्केट शेयर वाली कंपनी है। ये पर्टिकुलर टायर कॉर्ड वाले बिजनेस में ये लोग बहुत आगे हैं, और जो थाईलैंड में भी इन्होंने प्लान डाला हुआ है,
वो उसमें वहां सबसे बड़े हैं ये लोग। तो कुछ हाल में, कुछ दिन पहले, मुझे याद है 1-2 दिन पहले मैनेजमेंट ने आके ये भी समझा रहे थे कि अगले 4-5 साल तक 25% का ग्रोथ ये हासिल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? कंपनी छोटी है, नो डाउट, 700-750 करोड़ मार्केट कैप होगा, लेकिन जिस स्टेज पे है ग्रोथ के, मुझे नहीं लगता कि यहां कोई रुकावट आएगी। तो आपको ये लीडरशिप जो है शेयर के प्राइस में भी तब्दील होती हुई दिखेगी। अच्छा खासा यहां से भी 25-30% का अपसाइड आपको साल के अंत तक मिल सकता है। तो 999 आपकी स्क्रीन पर वो टारगेट है जो कि दीवान साहब ने आपको दिए हैं। तो गाड़ी 1, टायर 5 और उसके अंदर राजरत्न ग्लोबल के ढेर सारे वायर्स लगते हैं और उसके लिए इस कंपनी की लीडरशिप है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।